आइए देखते हैं, मजा आएगा। हिंद। नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप शानदार जिंदगी होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे मनोयोग से कर रहे होंगे। आइए अपनी महत्वपूर्ण श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसमें हम मूल विधि एवं संविधान को पढ़ेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। आप देखिएगा कि यूपीएससी में जो मूल विधि एवं संविधान के प्रश्न बनेंगे वो सीधा सीधे यहाँ से बनेंगे, ठीक है। तो आप इनको पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे, थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। आप इन प्रश्नों को करिए और खुद से भी नोट करते रहिए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लगे। चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। पहला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे जिनका नाम था विंसेंट आर्थर स्मिथ। क्या नाम था? विंसेंट आर्थर स्मिथ। उन्होंने उनकी एक पुस्तक थी, जिनकी पुस्तक थी द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उन्होंने जो है उसमें समुद्रगुप्त के बारे में काफ़ी डिटेल में उन्होंने बताया। तो उसी पुस्तक में उन्होंने विंसेंट आर्थर स्मिथ ने ही भारतीय नेपोलियन किसको कहा? भारतीय नेपोलियन कहा समुद्रगुप्त को। किसको कहा? समुद्रगुप्त को कहा, ठीक है, याद रहेगा। देखिए समुद्रगुप्त का कार्यकाल कब से कब तक था? तो जो समुद्रगुप्त थे ये थे आपके लगभग 335 से 375 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक गुप्त वंश के सबसे प्रतापी शासक थे, है ना। गुप्त वंश के सबसे जो है प्रतापी शासक थे, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, कुछ प्रश्न और याद रखिए। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व कवि गुरु गुरुदेव, इसकी उपाधि यह किसके उपनाम से जाना जाता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। भारत का शेक्सपियर किसको बोलेंगे? महाकवि कालिदास को बोलेंगे। राष्ट्रकवि किसको बोलेंगे? मैथिली शरण गुप्त को बोलेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा नेकेंड फकीर, ये महात्मा गांधी को बोलेंगे, ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसको बोलेंगे? राजा राम मोहन राय को बोलेंगे। और भारत का नेपोलियन किसको बोलेंगे? समुद्रगुप्त को बोलेंगे। लोकमान्य किसको बोलेंगे? लोकमान्य आपके बाल गंगाधर तिलक को बोलेंगे। और नेताजी किसको बोलेंगे? सुभाष चंद्र बोस को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? सुभाष चंद्र बोस को। जादूगर, हॉकी के जादूगर किसको बोलेंगे? हॉकी के जादूगर बोलेंगे ध्यानचंद्र को, है ना। हॉकी के जादूगर किसको बोलेंगे? हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को बोलेंगे। देश बंधु आपके चित्तरंजन दास को बोलेंगे। भारत का कोकिल आपके सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। राजा जी किसको बोलेंगे? श्री राजगोपालाचारी को बोलेंगे। लोकनायक आपके जयप्रकाश नारायण को बोलते हैं। महामना आपके मदन मोहन मालवीय को बोलते हैं। चाचा आपके जवाहरलाल नेहरू को बोलते हैं। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। पंजाब केसरी शेरे पंजाब लाला लाजपत राय हो जाएंगे। गुरु जी यस गोलवलकर हो जाएंगे। और लौह पुरुष आपके वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। और कश्मीर का अकबर जैल उल आब्दीन हो जाएंगे। है ना। तो इन सबको याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। देखिए इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ, प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त के विजयों और युद्ध कौशल से प्रभावित होकर उसे भारतीय नेपोलियन कहा। क्या कहा? भारतीय नेपोलियन का। समुद्रगुप्त जो है 335 से 375 ईस्वी तक गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक था। उसने उत्तर और दक्षिण भारत के अनेक राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसकी विजयों का प्रमाण हमें प्रयाग प्रशस्त इलाहाबाद स्तंभ लेख से मिलता है, जिसको किसने लिखा था? जिसको लिखा था हरिसेन ने। किसने लिखा था? हरिसेन ने। अब ये प्रश्न आपको याद होना अति आवश्यक है। देखिए क्या प्रश्न है, कह रहा है कि समुद्रगुप्त ने कौन से वैदिक यज्ञ का स्मारक सिक्के जारी किए थे? किसने जारी किए थे? समुद्रगुप्त ने कौन सा वैदिक यज्ञ कर स्मारक सिक्के जारी किए? तो आपका अश्वमेध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अश्वमेध हो जाएगा। हरिसेन दरबार में किन पदों से संबंध बताए गए थे? आपके ये कुमारा अमात्य हो जाएंगे, संधि विग्रहिक हो जाएंगे और महादंड नायक हो जाएंगे। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार दक्षिणापथ के कितने नरेश वंश में पराजित किए गए? तो आपका जो है 12 हो जाएंगे, 12 नरेश। शक विजेता किसे कहा जाता है? शक विजेता आपके चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। शक विजेता किसे कहा जाता है? तो शक विजेता आपका कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। कालिदास किसके समकालीन थे? तो कालिदास जो थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के ही समकालीन थे। ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कर रहा है कि अष्ट प्रधान का गठन किसने किया? अष्ट प्रधान का गठन किसने किया आपको बताना है। चलिए बताइए। तो अष्ट प्रधान का गठन करते हैं आपके शिवाजी। कौन करते हैं? शिवाजी। जो शिवाजी थे ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, छत्रपति शिवाजी, है ना। इन्होंने जो है अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अष्ट प्रधान नामक एक सलाहकारी परिषद का गठन करते हैं, ठीक है। इसमें जो है मतलब मंत्रिमंडल जिसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। इसमें मतलब 8 प्रकार के पद थे। कौन कौन थे? एक पद था आपका अमात्य। कौन सा पद था? अमात्य, है ना। एक पद था अमात्य। एक होता है आपका मंत्री, ठीक है। एक होता है मंत्री। एक होते हैं आपके सेनापति होते थे। कौन होते थे? सेनापति होते थे। एक होते थे आपके न्यायाधीश, ठीक है। ये न्यायाधीश। एक होते थे पंडित राव, है ना, सचिव होते थे, ठीक है। ऐसे करके जो है 8 अष्टप्रधान लोग होते थे। तो अष्टप्रधान गठन किसने किया? छत्रपति शिवाजी। शिवाजी की राजधानी क्या थी बताइए? शिवाजी की राजधानी कहाँ थी आपको बताइए? शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? शिवाजी गुरु का नाम था समर्थ रामदास। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? शिवाजी के गुरु का नाम था समर्थ रामदास, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। चलिए देखिए मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी ने अपने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अष्टप्रधान नामक एक
उसका गठन किया, मंत्रिमंडल गठन किया। इसमें 8 प्रधान अधिकारी शामिल थे जो आज के सचिवों की तरह कार्य करते थे। किसी अर्थ में मंत्रिमंडल यह नहीं था क्योंकि इसमें हर मंत्री जो है प्रत्यक्ष रूप से केवल राजा के प्रति उत्तरदायी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अष्टप्रधान के 8 पद, उनके कार्यकाल आप देख सकते हैं, उनके कार्य देख सकते हैं, ठीक है। कौन सा क्या पद था? पेशवा का पद था, जो ये प्रधानमंत्री जिसको बोलेंगे राजा का मुख्य सलाहकार। हालांकि ये सब प्रश्न नहीं पूछता है, ठीक है। आगे बढ़िए, ये पूछता है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी थी आपका रायगढ़, है ना। शिवाजी गुरु का क्या नाम था? समर्थ रामदास। शिवाजी मुगलों के कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो आपके आगरा में कैद थे। कहाँ पे कैद थे? आगरा में कैद थे। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो आपका ताराबाई के हाथों में था, है ना, ताराबाई के हाथों में था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है अनेक शिफ्टों में, आपके एग्जाम 4 शिफ्ट में हो गए लगभग एग्जाम, तो एक प्रश्न यहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया, ये बताइए आपको। तो ये लागू किया जाता है 1793 में। कब लागू किया जाता है? 1793 में यह लागू किया जाता है ना। तो ये चीज़ याद रखिए। कुछ और व्यवस्था होती है, जैसे एक होती है रैयतवाड़ी प्रणाली। कौन होती है? एक होती है रैयतवाड़ी प्रणाली, और एक होती है आपका महालवाड़ी प्रणाली, है ना, महालवाड़ी प्रणाली। तो रैयतवाड़ी प्रणाली और महालवाड़ी प्रणाली के संस्थापक कौन थे? तो रैयतवाड़ी के थे आपके मुनरो, थॉमस मुनरो एवं रीड, थॉमस मुनरो एवं रीड थे इसके, ठीक है। और महलवाड़ी कौन थे? तो महलवाड़ी के थे हॉल्ट मैकेंजी। कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है। तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी, ये आपका किसानों के साथ भी जो व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान थे उनको रैयतवाड़ी कहा जाता है ना। जो किसान के साथ व्यक्तिगत रूप से जो लगान है उसके जो समझौते को रैयतवाड़ी कहा जाता था, ठीक है। इसमें क्या था कि इसमें जो है जो 51% भूमि थी वो ब्रिटिश कब्जे में आएगी, ठीक है। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो ब्रिटिश भारत की 51%, मतलब ब्रिटिश भारत में 51% भूमि आएगी, ये चीज़ याद रखिएगा। तो हालांकि ये पूछता है कि रैयतवाड़ी किसके द्वारा आएगी, तो आपका थॉमस मुनरो अमरीड हो जाएगा। कब, कौन से सन में? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 1792 में, 1792 में। और महलवाड़ी कब आएगा? तो महलवाड़ी आपका आता है 1833 में, 1833 में महलवाड़ी 1833 में आएगा। स्थायी बंदोबस्त आपका 1793 में आएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1786 से 1793 ईस्वी तक तथा पुनः 1805 ईस्वी में भूमि की राजस्व की नई नीति लागू की, जिसको स्थायी बंदोबस्त कहा गया। इसको 1793 में लागू किया गया। इसके विभिन्न नामों से जाना जाता है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह किस क्षेत्र में था? आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र तक यह था। इसमें जमींदारों की भूमि का स्वामी मानकर उनको निश्चित लगान तय किया गया था। इसमें जो है 10/11 भाग कंपनी को देना होता था और 1/11 भाग अपने पास रखना होता था, है ना, याद रखिएगा। चलिए एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि समय पर लगान न देने पर शाम तक जमींदारी के नीलाम को क्या कहा जाता था? उसको बोलते हैं सनसेट लॉ, है ना। मद्रास व बॉम्बे में कौन सी भू राजस्व प्रणाली लागू हुई? तो मद्रास और बॉम्बे में आपका रैयतवाड़ी प्रणाली लागू हुई। किसके माध्यम से? थॉमस मुनरो एवं अलेक्जेंडर रीड, है ना। और उत्तर पश्चिमी प्रांतों में पंजाब क्षेत्र में 1822 ईस्वी में किस व्यवस्था की शुरुआत हुई और किसने की? तो यह व्यवस्था होती है आपका महलवाड़ी व्यवस्था, जिसको किसने किया? हॉल्ट मैकेंजी ने किया, है ना, हॉल्ट मैकेंजी ने किया। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है सर आर्थर कॉटन को, माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित में से जो है किस पवन के द्वारा होती है? तो बताइए किसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर देखिए, जो भारत होता है ना, मान लीजिए भारत है, ठीक है, भारत हो गया। तो भारत में जो पवनें होती हैं वो आती हैं किधर साइड से? तो आती हैं वो आती हैं इधर साइड से, ठीक है, इधर साइड है। तो इधर साइड कौन सा एरिया हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम, है ना। कौन सा एरिया हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। देखिए, जो भारत का ग्रीष्मकालीन मानसून है जो वो दक्षिण पश्चिम दिशा से आने लगता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। अगर मतलब भारत में जो मानसून है तो सबसे पहले कहाँ पे मतलब वो प्रवेश किस राज्य से करता है? तो प्रवेश करता है केरल राज्य से। कहाँ से करता है? केरल राज्य से प्रवेश करता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि राइट आंसर है, भारत का ग्रीष्मकालीन मानसून दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाली आर्द्र पवनों से उत्पन्न होता है। ये पवन वास्तव में दक्षिण गोलार्ध की दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें होती हैं जो भूमध्य रेखा को पार करते कोरियोलिस बल के कारण। याद रखिएगा कौन सा बल लगेगा इसमें? तो कोरियोलिस बल। ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है कि जो पवनें होती हैं वे भूमध्य रेखा को पार करके आती हैं तो कौन से बल के कारण? कोरियोलिस बल के कारण आती हैं, ठीक है। कोरियोलिस के कारण दक्षिण पश्चिमी बन जाती है। शीत ऋतु में पवनें विपरीत दिशा में हो जाती है। शीत ऋतु में जो पवनें होती हैं वे विपरीत दिशा में हो जाती हैं, उसको बोलेंगे उत्तर पूर्वी मानसून, है ना, उत्तर पूर्वी मानसून हो जाती है। चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिए। कह रहा है कि भारत में मानसून का प्रथम प्रवेश किस राज्य से होता है? तो आपका केरल हो जाएगा लगभग 1 जून, ठीक है। ग्रीष्मकालीन मानसून की 2 शाखाएं कौन सी होती है? एक अरब सागर शाखा होती है, एक बंगाल की खाड़ी शाखा होती है। शीतकालीन मानसून से सर्वाधिक वर्षा किस राज्य को मिलती है? आपका तमिलनाडु को मिलती है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा होता है? तो आपका मासिनराम हो जाएगा, मेघालय का। ब्रेक मानसून किसको बोलते हैं? तो ब्रेक मानसून उसको बोलते हैं मानसून काल में अल्पावधि के लिए मैदानी क्षेत्रों में वर्षा का रुक जाना, है ना, याद रखिएगा। चलिए कह रहा है कि गुलाबी क्रांति संबंधित है। भाई साहब गुलाबी क्रांति बताइए, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है आपको बताना है। तो गुलाबी क्रांति है जो आपका
यह प्याज से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्याज से। आप बताइए नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति हो जाएगा आपका मत्स्य उत्पादन से, यानी मछली उत्पादन से हो जाएगा। काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति आपका हो जाएगा पेट्रोलियम से, कच्चा तेल से हो जाएगा। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति हो जाएगा फल एवं सब्जी से होता है। पीली क्रांति आपका तिलहन से हो जाएगा, है ना। हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो हरित क्रांति शब्द वही एम एस स्वामीनाथन नहीं, एम एस स्वामीनाथन नहीं, शब्द मैं पूछ रहा हूँ। हरित क्रांति शब्द देते हैं विलियम एस गॉड, विलियम एस गॉड, ठीक है। और नारा किसने दिया था? वही आपके हो जाएंगे मतलब हरी क्रांति लाए कौन थे? तो एम एस स्वामीनाथन लाए थे, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। तो ये सब क्रांति याद रखिएगा, ठीक है। ये सब प्रश्न सीधा सीधा पूछा जा सकता है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? भाई साहब, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो काटती है आपका लिम्पोपो नदी। जो लिम्पोपो नदी है ये जो है अफ्रीका को 2 बार काटती है ना, याद रखिएगा। देखिए लिम्पोपो नदी अफ्रीका की दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख नदियों में से एक है। यह नदी दक्षिण अफ्रीका की बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक से होकर यह बहती है, ठीक है। मकर रेखा जो है अफ्रीका में दक्षिण भाग से होकर गुजरती है। लिम्पोपो नदी का प्रवाह पथ एक ऐसा है कि यह जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अफ्रीका की सबसे लंबी नदी आपका नील नदी हो जाएगा। जम्बोजी नदी स्थित जमुनी नदी पर स्थित प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? आपका विक्टोरिया जलप्रपात हो जाएगा। कांगो नदी किस विशेषता के लिए जानी जाती है? नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। नाइजर नदी किस देश की राजधानी नियामी के पास बहती है? आपका नाइजर हो जाएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? यांगत्से नदी हो जाएगी, है ना। अभी आगे देखेंगे आपका मूल विधि एवं संविधान, जो मूल विधि के प्रश्न है BNS, ठीक है। काफी बेहतरीन प्रश्न देखेंगे आप, है ना। वहाँ से प्रश्न सीधे सीधा बनेंगे, मस्त प्रश्न है, ठीक है भाई साहब। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये भी प्रश्न सीधा सीधा पूछ लेता है कि वाद्य यंत्र उनके कलाकार। तो कह रहा है कि प्रसिद्ध वाद्य यंत्र उनसे जुड़े कलाकार के आपको बताना है। तो देखिए कौन सा सही है कौन सा गलत है ये पूछ रहा है, ठीक है। पंडित किशन महाराज तबला, पंडित किशन महाराज तबला संबंधित है। हाँ ये बात तो सही लग रहा है, ये बात तो सही लग रहा है, ठीक है। ये बात एकदम सही लग रहा है। जाकिर हुसैन सरोद, तो जाकिर हुसैन सरोद के थोड़ी हैं। जाकिर हुसैन आपके तबला के ही हैं। जाकिर हुसैन किसके हैं? तबला के हैं, है ना। जाकिर हुसैन तबला के हैं। बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां किसके हैं भाई साहब? तो बिस्मिल्लाह खां तो आपके उसके हैं ना, शहनाई के। बांसुरी खां से आ गए। बिस्मिल्लाह खां किसके हैं? शहनाई के, है ना। और अली अकबर खां, अली अकबर खां आपके तबला के नहीं, अली अकबर खां आपके सरोद के हैं। किसके हैं? सरोद के। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए भारत रत्न 2001 से सम्मानित शहनाई वादक कौन थे? तो आपके हो जाएंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हो जाएंगे। 2024 के ग्रैमी अवार्ड में एक ही वर्ष में 3 पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कलाकार कौन हो जाएंगे? वही हो जाएंगे उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन, देखिए उस्ताद जाकिर हुसैन अलग हो जाएंगे, ये तबला के हैं, ठीक है। 1967 में बर्कले कैलिफोर्निया में अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक USA किसने स्थापित किया था? अली अकबर खान ने स्थापित किया था। विदुषी शरण रानी किस वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक है? आपके सरोद की हो जाएंगी। शहनाई किस श्रेणी का वाद्य है? आपका वुडविंड का है ना, वुडविंड यानी वायु का है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। कह रहा है कि मुद्रा, मुद्रा में यम का अर्थ क्या हो जाएगा? चलिए मुद्रा का फुल फॉर्म बताइए फटाफट। याद है? अरे याद है। तो मुद्रा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो, माइक्रो, चलिए आगे लिखा ही होगा। तो इसमें हो जाएगा माइक्रो, है ना। इसमें हो जाएगा माइक्रो, माइक्रो किधर गया? माइक्रो, ठीक है। देखिए मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है? मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, ठीक है। ये मतलब बराबर माइक्रो हो जाएगी, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, ठीक है। तो यह जो है सिडबी की पूर्ण स्वामित्व वाली जो कंपनी है, ये आपका पूर्ण रूप से 8 अप्रैल 2015 को स्थापित किया गया था। PMMY के तहत ऋण से श्रेणियाँ क्या हो जाएंगी? तो आपका हो जाएगा शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस। श्रेणीवार ऋण सीमा क्या है? तो आपका हो जाएगा शिशु जो है 50,000 तक, और किशोर 50,000 से अधिक से 5 लाख तक, और इसके बाद फिर तरुण वाला मामला जो आएगा, तरुण जाएंगे 5 लाख से अधिक 10 लाख तक, और तरुण प्लस हो जाएगा 10 लाख से 20 लाख तक। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत में कब शुरू की गई? 28 अगस्त 2014 को। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा यह योजना प्रारंभ की गई? तो यह आपका प्रारंभ की गई बलिया से, ठीक है। यही सब प्रश्न तो पूछता है UPSI में, यही सारे प्रश्न तो पूछता है, ठीक है। अब यही सब प्रश्न लोग देख के भाग जाते हैं कि यार पता नहीं, बढ़िया बढ़िया जी क्वेश्चन पूछो तो फिर बताएं भी, पढ़े भी, मजा आए। तो यही सब प्रश्न पूछता है भाई साहब। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो मोतीलाल नेहरू, आप प्रयागराज में मार दीजिएगा, पता चला प्रयागराज में स्वराज भवन है ना, आनंद भवन है। तो कह रहा है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है? तो आपका पड़ता है लखनऊ में। कहाँ पे पड़ता है? लखनऊ में पड़ता है, लखनऊ पड़ता है। इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1957 में, है ना। कब हुई थी? 1957 ईस्वी में, ठीक है, याद रहेगा। चलिए देखिए मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। यह बच्चों के बहुउद्देशीय संग्रहालय है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय का स्थापना जो है 1957 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1957 ईस्वी में हुआ था। और उत्तर प्रदेश जैन विद्या
शोध संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? आपका वर्ष 1991 में। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई साहब? तो आपके डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1949 ईस्वी में। किस आयु वर्ग के बच्चों को केंद्र में रखकर मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय को विकसित किया गया था? आपका 4 से 14 वर्ष के हेतु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कर्मा एक लोक नृत्य है। इसका आंसर बताइए। कर्मा एक लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है भाई? कहाँ का लोक नृत्य है? तो आपका हो जाएगा यह सोनभद्र का। कहाँ का हो जाएगा? सोनभद्र का हो जाएगा। सोनभद्र का हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, ये सब प्रश्न याद रखिएगा। चलिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश, देखिए अच्छा यहाँ पे भी दिया, कर्मा जो है ये आपका आदिवासी समुदाय के गोंड, बैगा, खरवार आदि का जो है प्रमुख लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश में यह नृत्य मुख्य रूप से सोनभद्र और मिर्जापुर में प्रचलित है। ठीक है, मज़ा आ रहा है? मज़ा नहीं आ रहा है तो भी पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। अब यूपीएससी में प्रश्न ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो कहाँ से मजा आएगा, बोर होगा है। तो बोर थोड़ी होना है, सिलेक्शन लेना है, बस यही एक मौका है। ठीक है, इसके बाद पता नहीं यूपीएससी वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी, कोई पता ही नहीं है ना। डबल स्टार लगाइए कंधों पर सर, है ना, भौकाल टाइट रखिए और पढ़ते रहिए। चलिए रिवीजन भी करते रहिए, है ना, रिवीजन करते रहिए। बाकी मैथ रीजनिंग अगर आपको चाहिए, बाकी बहुत लोग तो करा ही रहे हैं, मैं सोचूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉप 200 प्रश्न या 300 प्रश्न इतना ही कराएंगे, है ना। इतना करा के बस उसको लास्ट टाइम रिवीजन करता, मतलब ऐसा कराना है कि बस लास्ट टाइम, जैसे अभी 10 दिन बचा यूपीएससी एग्जाम होने, मान लीजिए 14-15 तारीख को पेपर है, 14-15 मार्च, और हम लोग फरवरी में आ चुके हैं, मान लीजिए 14-15 फरवरी बचा है। ठीक है, यहाँ पर अब दिल में धक 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 हो रहा है, अरे भाई साहब कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। मन करेगा इतना कंपटीशन है, पेपर देने जाएँ कि ना जाएँ, छोड़ दें, क्या करें, हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करेंगे, जाके साइबर कैफे से प्रिंट आउट ही नहीं निकालेंगे, क्या जाएँ पेपर देने। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी होते हैं ना। तो उस टाइम इन प्रश्नों को करिए और रिवीजन करिए। आप यहाँ पे कर चुके हैं, है ना, कर चुके हैं, उनको रिवीजन करिए और तब जाके देकर आइए, देखिएगा कॉन्फिडेंस एकदम गजब कॉन्फिडेंस आएगा। प्रश्न फंसेगा कैसे? फंसेगा नहीं भाई साहब, फंसेगा कैसे नहीं। बाकी मैं नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है, उसको आप कंप्लीट कर दिए, करा देंगे वो भी, तो इनको करते रहिए। बाकी अभी के लिए आप इन प्रैक्टिस सेट जो हम करा रहे हैं, इनके प्रश्नों को सॉल्व करते रहिए और अपना मैथ और रिवीजन का प्रैक्टिस लगाते रहिएगा। मतलब टारगेट रख लीजिए डेली का 40-40 क्वेश्चन, है ना, 40-40 अभी टारगेट रखेगी। 40 क्वेश्चन मैथ का करना है, 40 क्वेश्चन रीजनिंग का करना है। ठीक है, पढ़ने के बाद सब कुछ इधर उधर जो पढ़ रहे हैं उसको सब छोड़ दें, छाड़ने के बाद, ठीक है, कम से कम। ठीक है, अभी इतना करते रहे, इतना स्टार्ट करिए, फिर आते आते धीरे धीरे और वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत कौन से हो जाएंगे? तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हो जाएंगे बिरहा, चैती, ढोला। बिरहा, चैती, ढोला। धुरिया लोक नृत्य कहाँ का? धुरिया लोक नृत्य आपका बुंदेलखंड का। लोक नृत्य रावला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से? आपका हो जाएगा यह बुंदेलखंड से। हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध कहाँ से? तो आपका यह हो जाएगा रंगमंच से। रामलीला को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? वर्ष 2008 को। वर्ष 2008 में। अभी किसको शामिल किया है बताइए यूनेस्को ने? अभी जस्ट मैं एकदम तुरंत न्यूज़ बता रहा हूँ, ताज़ा है ना, करंट अफेयर। अभी भारत के दीपावली को, है ना, भारत के दीपावली को कौन सा, मतलब जो भारत का दीपावली है इसको यूनेस्को में शामिल किया है, किस नंबर का है? ये आपका है 15वें नंबर का, है ना। 15वें नंबर पे दिवाली को शामिल किया गया यूनेस्को में, है ना, याद रखिएगा। तो भारत क्या होगा, मतलब जो भारत का दिवाली है यह सिर्फ भारत का नहीं, पूरी दुनिया का धरोहर। कहाँ का है? पूरी दुनिया का धरोहर। अच्छा आपसे इसके पहले, दिवाली के पहले किसको शामिल किया गया था बताइए? दिवाली के पहले किसको शामिल किया गया था? तो नहीं, दिवाली तो आपका 16वां हो जाएगा ना। 15वां पे तो वो था, 15वां में था आपका गाबा, जो गाबा है गुजरात का, ठीक है, नृत्य, उसको शामिल किया था। 16वां पे आपका दिवाली होगा, 16वां पे आपका दिवाली हो जाएगा। 14वां पे कौन सा हो जाएगा? 14वां पे आपका था वो दुर्गा पूजा आपका, है ना, दुर्गा पूजा, ये भी यूनेस्को में शामिल किया गया है। 13वें पे कौन था? 13वें बताइए कौन सा था? 13वें पे था आपका अपने यहाँ का प्रयागराज का कुंभ मेला, है ना, कुंभ मेला। ये प्रश्न याद रहेगा कि नहीं? ठीक है, तो इतनी चीज़ याद है। कुंभ मेला को कब मिला था यूनेस्को में शामिल? ये मतलब कब शामिल हुआ था? 2017 में शामिल हुआ था, 2017 में शामिल हुआ। दुर्गा पूजा कब शामिल हुआ था? दुर्गा पूजा शामिल हुआ था 2021 में, है ना, 2021 में। और गाबा कब शामिल किया था? गाबा शामिल हुआ था 2023 में। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले की न्यूज़ है, यह शामिल हुआ था आपका 2025 में, दिवाली शामिल हो गया है। ठीक है, तो भाई साहब बधाई हो, हैप्पी दिवाली बोलो। चलो आगे देखते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो आलू में भाई साहब आप शिमला की सब्जी, शिमला मिर्च डालिए और सब्जी बना के खा लीजिए। ठीक है, तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? शिमला में, है ना। अगर आपसे पूछ ले गन्ना कहाँ स्थित है? गन्ना का अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? गन्ना का तो आपका स्थित है लखनऊ में, है ना, लखनऊ में। चावल बोल दे तो चावल खाएंगे तो वो कैसे करता है? चावल कटक करता है, तो हो जाएगा वो कटक में। दाल बोलिए, दाल का अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो है आपका कानपुर में। कहाँ पे है? कानपुर में। मृदा का बोल दीजिए, मृदा कहाँ पे है? तो मृदा आपका हो जाएगा भोपाल हो जाएगा।
ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। देखिए जो आलू अनुसंधान संस्थान है, इस संस्थान की स्थापना जो है 1949 ईस्वी में पटना में हुआ था। ठीक है, बाद में 1956 में इसका मुख्यालय शिमला स्थानांतरित कर दिया गया। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में हो जाएगा। दलहन अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर में हो जाएगा। मृदा विज्ञान संस्थान आपका जो है भोपाल में हो जाएगा। और राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, चलिए इसको बताइए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है भाई साहब, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका, योग दिवस कब मनाया जाता है बताइए? 5 जून, 21 जून, 1 मई होता है, सोच के बताइए। देखिए इसके आप सोचते रहे, तब तक मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ, उनको नोट करिए। देखिए ये मतलब जो टॉप क्वेश्चन है जो दिवस से पूछे जाते हैं वो यहाँ पे कंप्लीट करा दे रहे हैं, पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक। ठीक है, चलेगा, है ना? रेडी? अगले 3 से 4 मिनट में, बस 3 मिनट मान लीजिए। चलिए 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है आपका विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। किसके उपलक्ष्य में भाई? आपके स्वामी विवेकानंद जो है ना, उन स्वामी विवेकानंद की जयंती पड़ती है। ठीक है, तो 4 जनवरी ब्रेल दिवस, और 10 जनवरी हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी विश्व राष्ट्रीय युवा दिवस। 26 जनवरी आपका गणतंत्र दिवस जानते ही हैं। मार्च में, अगर जनवरी के बाद मार्च में आ जाते हैं तो मार्च में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है ना। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर, फिर अक्टूबर की बात कर लेते हैं तो अक्टूबर में कौन सा? अक्टूबर में शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है ना। नवंबर में बात करते हैं, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 29 नवंबर को बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एक, क्या बोलते हैं उसको, जगुआर दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 14 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। तो मतलब ये सब काफ़ी रैंडम हो गया ना, कुछ ज़्यादा ही। चलो कोई बात नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है बताइए इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 21 जून। क्या हो जाएगा? 21 जून। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को प्रस्ताव 69/131 अपनाकर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार 2015 में मनाया गया, है ना। 2015 मनाया गया। चलिए उससे बढ़िया क्वेश्चन तो यहाँ पे लिखा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये प्रश्न पूछ सकता है ना, जो SIR हो रहा है, ये SIR में ज़्यादा लोगों ने आंसर नहीं दिया, बढ़िया है ना। 2 लोग हैं वो काफ़ी अच्छा आंसर दिए हैं। SIR का फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2016 में लिंक्डइन, है ना, जो IT सेक्टर में लोग होते हैं उनका लिंक्डइन अकाउंट जरूर होता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी कंपनियाँ देखती हैं, है ना, अकाउंट में क्या स्थिति है ना, क्या स्टेटस है, यहाँ से पता चल जाता है। तो लिंक्डइन का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया 2016 में? तो आपके करते हैं माइक्रोसॉफ्ट। कौन करता है? माइक्रोसॉफ्ट करता है 2016 में। एक 26 अरब डॉलर में जो है खरीदने की घोषणा करती है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, एप्पल ने 2014 में किस कंपनी का अधिग्रहण, जो मतलब किस कंपनी का अधिग्रहण किया जो हेडफोन संगीत सेवाओं के लिए प्रसिद्ध थी? तो आपका यह जो बीस्ट हो जाएगा ना। गूगल ने 2006 में किस वीडियो मंच का अधिग्रहण किया? तो आपका यह यूट्यूब को कर लिया। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने 2018 में किस डेवलपर प्लेटफॉर्म को कितनी राशि में खरीदा? तो आपका हो जाएगा 7.5 बिलियन डॉलर में, गिटहब को, है ना, गिटहब को। लिंक्डइन के संस्थापक कौन है? तो काफ़ी सारे हैं। आप संस्थापक कौन है इसके, उनको आप कमेंट में बताइए, संस्थापक कौन है, भले आप देख के बताइए, गूगल पे सर्च कर, बट बताइए जरूर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट लिंक्डइन के सौदे 2016 के समय लिंक्डइन के CEO कौन थे? तो उस समय CEO थे जेफ वेनर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया किसके द्वारा? तो आपका किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, है ना। तो जो विंडोज होता है यह आपका कैसा सिस्टम है? आपका जो है ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, याद रखिएगा। उसके कई सारे वर्जन होते हैं, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10। आप किस विंडोज पे काम करते हैं या फिर किस विंडोज को सबसे अभी तक ईजी मानते हैं? आप बताइए। हमें तो 7 ही अभी तक टॉप क्लास लगा। ठीक है, आप कहेंगे अरे यार तो बहुत पुराने जमाने में चल रहा है। नहीं, 7 बढ़िया था, बाकी अभी 10 वगैरह भी ठीक ठाक है। चलिए, विंडोज एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित व बाजार में प्रस्तुत किया। विंडोज का पहला संस्करण विंडोज 1.0 20 नवंबर 1985 को जारी हुआ था। IBM और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास प्रारंभ किया? तो ऑपरेटिंग सिस्टम 2 हो जाएगा। यूनिक्स का विकास किसने किया? तो K.N. थॉमसन और डेनिस रिची तथा अन्य लोग थे। ठीक है, HP, इसको बोलेंगे हेवेल्ट पैकगार्ड, इसकी स्थापना किसने की? HP कंपनी के जो लैपटॉप वगैरह होता है ना, याद है, उसको किए थे बिल हेवलेट और डेव पैकर्ड। AT&T का पूर्ण क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, है ना, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ हो जाएगा। IBM का पूर्ण नाम
इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की थी भाई साहब? माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स एवं पॉल एलन ने, है ना, बिल गेट्स एवं पॉल एलन ने। अगला प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न करें कि ध्वनि का वेग जो होता है यह अधिकतम होगा, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा कहाँ पे होगा बताइए? तो जो ध्वनि का वेग है वह अधिकतम कहाँ पे होगा? इस्पात में। कहाँ पे? यानी ठोस में, जो सबसे ज़्यादा ठोस होगा वहाँ पे ध्वनि का वेग। क्योंकि जो है ध्वनि को संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। बाकी फिर इससे कम द्रव में, फिर उससे कम गैस में, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। देखिए ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोसों में प्रत्यास्थ मापांक अधिक होता है, इसलिए ध्वनि तरंगें सबसे तेज चलती हैं। द्रवों में यह उनसे धीमी तथा गैसों में सबसे धीमी होती है। निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती क्योंकि वहाँ पे कोई कण नहीं होते। ध्वनि किस प्रकार का तरंग है बताइए? तो जो ध्वनि होता है यह आपका, ध्वनि किस प्रकार तरंग है? तो जो ध्वनि होता है यह गैस और द्रव में अनुदैर्ध्य होती है, गैस और द्रव में अनुदैर्ध्य होती है, और आपका ठोस में अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ दोनों होती है। ठोस में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों होती है। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती? क्योंकि जो है कणों के अभाव में, मतलब इसमें जो है संचारण संभव होता है ना ध्वनि, क्योंकि वहाँ पे माध्यम होता ही नहीं तो कहाँ चलेगा, है ना, क्योंकि कण भी नहीं होते वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे असंभव होता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि का मानक वेग क्या होगा? लगभग 343 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है? अप्रगामी और अनुप्रस्थ। दीर्घ रेडियो तरंगे विश्व की किस वायुमंडलीय परत से परावर्तित होती है? आपका हो जाएगा आयन मंडल। क्या हो जाएगा? आयन मंडल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि जंग लगने पर लोहे का द्रव्यमान क्या होगा? तो लोहे का द्रव्यमान क्या हो जाएगा बताइए? लोहे का द्रव्यमान क्या होता है? लोहे का द्रव्यमान हो जाता है आपका उसमें बढ़ जाता है। जंग का अगर आपसे पूछ ले, जंग का अगर आप फार्मूला क्या होता है बताइए? जंग का फार्मूला क्या होता है आपको? तो जो जंग का फार्मूला होता है वो होता है आपका Fe2O3 डॉट XH2, ठीक है। ये जंग का आपका फार्मूला होता है, जंग का आपका यह फार्मूला होता है ना। जंग क्या होता है? जंग एक जो है रासायनिक क्रिया होती है जिसमें लोहा और ऑक्सीजन पानी के संपर्क आने पर क्या होता है? यह जो है ऑक्साइड में बदल जाता है। लोहा पानी ऑक्सीजन अगर आया तो समझ लीजिए जंग आ गया, है ना, जिसको बोलेंगे हाइड्रेटेड आयरन बोलते हैं, है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्या करें। कल जंग लगना ऑक्सीकरण है। लोहे में जंग जो है ऑक्सीजन और नमी के साथ मिलकर एक नए यौगिक बनते हैं जिसको बोलेंगे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। या फिर इस कारण जो है लोहे में बाह्य ऑक्सीजन के कारण परमाणु जुड़ने से उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। जंग की जो परत होती है वह छिद्रदार या फिर परतदार होती है और झड़ती रहती है, जिससे नई सतह उजागर होकर संक्षारण चलता रहता है। जल का वाष्प में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? जल का वाष्प में परिवर्तन होता है वाष्पीकरण कहलाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे ऊर्ध्वपातन, है ना। जैसे कपूर होता है, नफ्थलीन वगैरह होता है, ठीक है। और सर्वाधिक कठोर तत्व प्राकृतिक पदार्थ कौन हो जाएगा? आपका हीरा हो जाएगा। मोती मुख्य रूप से बना होता है किससे? कैल्शियम कार्बोनेट से। और गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है किसका? जस्ता का, ठीक है। यशद बोलेंगे ना, यशद लेपन इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए भाई साहब, एकदम इजी क्वेश्चन है ना, हलवा क्वेश्चन। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है बताइए फटाफट? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है ये आपको बताना है, बताइए फटाफट से। ये आपका कौन सा हो जाएगा? विटामिन बी, सी। बी तो है ही नहीं, सी हो जाएगा, है ना, विटामिन बी सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा हो जाएगा बताइए? एडेक, है ना, ADEK, है ना। ये सब इजी क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वसा में विलनशील विटामिन हो जाएगा आपका ADK, है ना। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के की। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। यकृत में विटामिन डी का स्रोत क्या हो जाएगा? सूर्य की किरणें, है ना। ये चीज़ याद रहेगा। चलिए तो याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा अगर हम आपसे और पूछ लें, ठीक है, हालांकि ये सब हम बिहार जो SI वाला प्रैक्टिस कराए थे उसमें विटामिन के सारे टॉपिक क्लियर ही कर दिए 2 मिनट में। चलिए आपसे पूछते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होगा? है ना, B1 का। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होगा? विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होगा? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होगा? ठीक है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होगा? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा? और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होगा? बताइए फटाफट, समय बहुत कम है सर, समय को बहुत कम है भैया बहन, ठीक है। चलिए बताइए, विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल, क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमीन, क्या हो जाएगा? थायमीन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन, है ना, राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन, याद रहेगा। विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है क्या बोलते हैं? पैंटोथेनिक अम्ल, है ना। और विटामिन 7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन, है ना, बायोटीन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है कोबालामीन हो जाएगा, ठीक है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल, ये तो पता ही है आपको, एस्कॉर्बिक। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। और विटामिन के का नाम रासायनिक होता है फिलोक्विनोन,
याद रहेगा। तो विटामिन ए का रसायनिक नाम क्या हो जाएगा, विटामिन ए का हो जाएगा रेटिनॉल, विटामिन बी1 का थायमिन, विटामिन बी2 का राइबोफ्लोविन फ्लोविन और विटामिन बी3 का पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन बी7 का बायोटिन, विटामिन बी12 का साइनोकोबालामिन, विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन के का फिलोक्विनोन। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी2 की कमी से कौन सा रोग होता है, बी2 की कमी से होता है आपका त्वचा वगैरह जो फट जाता है। बी3 की कमी से आपका जो है वही बाल वगैरह सफेद वगैरह हो जाता है। विटामिन बी7 की कमी से इसमें जो है बायोटिन की कमी से बाल वगैरह गिर जाता है ना। अच्छा, विटामिन बी12 की कमी से बी12 की कमी से आपका हो जाएगा एनीमिया वगैरह हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा ना, रक्त की कमी हो जाएगी वहाँ पे। और विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, डी की कमी से बच्चों में स्केटेक्स हो जाता है, सूखा रोग वगैरह हो जाता है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है जी, ई की कमी से आपका जनन शक्ति जो होती है वो क्षय हो जाती है, ठीक है। और विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त थक्का वगैरह नहीं जमता है। तो ये रही विटामिन सी चीज़ें। अगला देखते हैं, है ना, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। चलिए एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आ जाता है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा, डरिएगा नहीं, डरना मना है। 8 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोनीपत जिले के ग्राम पांची गुजरात स्थित दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड में क्या किया इन्होंने, भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक स्वैपिंग एवं चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। अच्छा जी, क्या ये बात सही है, आपको बताना है, सोच साच के बताइए कि क्या ये बात सही है। कह रहा है कि 8 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय नितिन गडकरी ने, केंद्रीय मंत्री है, सोनीपत के जिले के पांची गुजरात स्थित दिल्ली के इंटरनेशनल कार्गो वहाँ पे भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक स्वैपिंग एवं चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। कि बात सही है, हमको तो लग रहा है सही है ना, क्योंकि ऐसे प्रश्न में जो है एक मतलब आप जो है अब नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, है ना, चांस मार सकते हैं कि यहाँ पे दोनों प्रश्न सही हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा है ना, ठीक है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है ऐसा कुछ। यह वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक 80% चांस है बस, इससे ज़्यादा नहीं है। बाकी जो अगर आ रहा है तो मार्क देख के पढ़ना ध्यान से सभी। यह वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक स्वैपिंग एवं चार्जिंग स्टेशन एनर्जी इन मोशन EIM कंपनी द्वारा बनाई गई। ये भी बात एकदम सही, तो दोनों आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है, एकदम सही है। चलिए आगे देखते हैं। 2 अक्टूबर 2025 को दिवंगत पंडित छन्नू लाल मिश्र को पद्म विभूषण सम्मान जो है, अच्छा 2 अक्टूबर ये दिवंगत हो गए थे ना, पंडित छन्नू लाल मिश्र को पद्म विभूषण सम्मान किस वर्ष मिला था, इनको मिला था भाई साहब 2020 में, है ना। कब मिला था, 2020 में मिला था, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब प्रश्न है। इनका जो है दाह संस्कार वहाँ पे हुआ था आपके मणिकर्णिका घाट, काशी नगरी, है ना, मोक्ष की नगरी काशी में जो है मणिकर्णिका घाट के वहाँ पे राजकीय सम्मान के साथ इनका दाह संस्कार किया गया था। किसका, पंडित छन्नू लाल मिश्र का। कब मिला था इनको पद्म विभूषण मिला है, पद्मश्री नहीं, पद्म विभूषण मिला है डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट क्या मतलब इनको और सब मतलब वो सारी चीज़ें मिली हैं, मतलब कहने का मतलब है कि पद्म विभूषण तक गए हैं ये 2020 में इनको मिला है। चलिए पंडित छन्नूलाल मिश्र को पद्म विभूषण किस श्रेणी में मिला था, तो इनको भाई साहब कला के क्षेत्र में मिला था, ठीक है। पद्म विभूषण 2020 में कितने व्यक्ति को मिला है, आपका 7 व्यक्ति को मिला है। 2020 में आपकी मैरी काम को मिला था जो महिला खिलाड़ी थी। और पंडित छन्नूलाल मिश्र किस घराने जुड़े थे, आपके बनारस घराने से जुड़े थे। उनका जन्म जो है आपका 3 अगस्त 1936 को हरिहरपुर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है भाई साहब। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, बस इस प्रश्न के बाद आपका आना है BNS यानी मूल विधि का प्रश्न। कह रहा है कि भारत में 3 सर्वाधिक शहरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या हो जाएगा। तो इसमें भाई साहब सबसे पहले कौन सा था, इसमें सबसे पहले आता है आपका महाराष्ट्र, ठीक है, सबसे पहले आएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आपका आता है गुजरात, है ना, और इसके बाद गुजरात के बाद आपका जाएगा कर्नाटक। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटक, महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटक, ठीक है, याद रहेगा। चलिए 2011 में अब देखिए जो चुनाव वगैरह हो रहा है, इलेक्शन 2003 में अब डाटा पूछ रहा है उसमें कि भाई साहब के 2003 में जो आपके पिताजी या आपकी मम्मी है उनके नाना जी, उनके पिताजी यानी आपके नाना जी, उनका पूछ रहा है कि विधानसभा इलेक्शन क्रमांक क्या होगा, क्रम संख्या क्या होगा और उनका क्रम संख्या क्या होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछ रहा है। इतना डिटेल में बताइए, आपको वोटर ID में दिया है नहीं, पूछ के पता चला। BLO भाई साहब परेशान हो गए हैं। कहा 2011 में भारत का कुल ग्रामीण प्रतिशत कितना था, लगभग 68.9% था। 2011 में भारत के 3 सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन से हो जाएंगे, आपका गोवा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। 2011 में उत्तर प्रदेश का शहरीकरण कितना प्रतिशत था, लगभग 22.3%। 2011 में कुल शहरीकरण जनसंख्या कितनी प्रतिशत थी, लगभग 37.7 करोड़। 2011 में सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा था, जो मतलब राज्यों में आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए आ जाता है आपका, बहुत कब से वेट कर रहे थे आपकी भाई साहब कब आए मूल विधि। चलिए आगे मूल विधि, पहला प्रश्न का आंसर बताइए आप फटाफट। कह रहा है कि राज्य में दंड जिसको बोलेंगे क्रिमिनल न्यायालयों के वर्गों में निम्न में से कौन शामिल है, कौन सा शामिल है, मतलब दंड न्यायालयों के वर्गों में कौन सा शामिल है ये आपको बताना है। देखिए जो VNSS है, VNSS इसकी धारा BNS की 2023 की धारा 6 में
उसमें हर राज्य में दंड के वर्ग हैं, हर राज्य में दंड न्यायालयों के वर्ग हैं। कौन कौन से हैं? ये आपका सत्र न्यायालय होता है, एक होता है प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, एक होते हैं आपका द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, एक होता है आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है। ये सब जो होता है ये हर राज्य में दंड न्यायालय के वर्ग होते हैं, है ना। तो इसमें कौन से शामिल हो जाएगा? इसमें शामिल हो जाएगा आपका कौन सा? सत्र न्यायालय। क्या हो जाएगा? सत्र न्यायालय, ठीक है। तो सत्र न्यायालय जो होता है यह राज्य में दंड न्यायालयों के वर्गों में शामिल होता है। परिवार न्यायालय क्या है भाई साहब? अगर जब इसका आंसर सत्र न्यायालय हो गया तो परिवार न्यायालय क्या है? तो परिवार न्यायालय जो है, ध्यान दीजिएगा, जो परिवार न्यायालय है, परिवार न्यायालय किसको देखता है? परिवार न्यायालय जो है मुख्यतः सिविल विवाद सुनता है। किसको सुनता है? सिविल विवाद, जिसको बोलें जैसे विवाह वगैरह हो गया, ठीक है, इसको सिविल विवाद यह सुनता है। श्रम न्यायालय किसको देखता है? श्रम न्यायालय जैसे देखता है आपके उसके औद्योगिक वाला जो मामला हो गया, औद्योगिक निपटारे हो तो, है ना, औद्योगिक विवाद हो गया कहाँ पे? जहाँ पे औद्योगिक विवाद, जैसे वहाँ पे वेतन वगैरह को लेकर मामला फंस गया तो उसको देखेगा श्रम न्यायालय। उपभोक्ता विवाद आयोग क्या देखेगा? उपभोक्ता विवाद आयोग जो देखा वो जो है जैसे जुडिशियल जो होता है, जुडिशियल उसको सिविल में जो बोला जाता है उपभोक्ता वाले मामले, है ना, जो जहाँ पे उपभोक्ता वाली चीज़ें मामला जहाँ पे फंसेगा वहाँ उपभोक्ता विवाद आयोग देखता है, ठीक है। तो राज्यों में दंड न्यायालयों में वर्गों में कौन सा शामिल होगा? इसमें जो है सत्र न्यायालय शामिल होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला कह रहा है कि परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 की कौन सी धारा परिवार न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बताती है? आपका धारा 7 हो जाएगा, धारा 7 हो जाएगा। श्रम विवादों के निपटारे हेतु कौन सी विशेष मंच शामिल हो जाएगा? उसको बोलेंगे श्रम न्यायालय। औद्योगिक अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण वाला जो मामला होगा वहाँ उसको दिखेगा। उपभोक्ता विवाद मंच किस अधिनियम के अंतर्गत आएगा? तो आपका उपभोक्ता संरक्षण नियम 2019 के अंतर्गत आएगा। CRPC 1973 की धारा 6 में भी दंड न्यायालयों में कौन से वर्ग उल्लेखित है? आपका इसमें जो है सत्र न्यायालय वही सारे हो जाएंगे, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है, द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, यही सब सारे शामिल होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन का है, कह रहा है कि परिवाद, इसको बोलेंगे कंप्लेंट, इसकी सही परिभाषा क्या होगी? चलिए अगर आप पढ़े हैं, है ना, बहुत बड़े टीचर पढ़ा रहे हैं, इसका आंसर बताइए फटाफट। तो यह होगा कि यह मजिस्ट्रेट के समक्ष अपराध का मौखिक या लिखित कथन है। पुलिस जो है रिपोर्ट इसमें शामिल होती है। इसमें जो है पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं होगी, इसमें जो ये पुलिस है यह रिपोर्ट शामिल नहीं होगी। परिवाद की सही परिभाषा यही है ना, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर डिटेल में बढ़िया दिया होगा, कह रहा है कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2KH के अनुसार परिवाद वह आरोप है, यानी कि जो मौखिक और लिखित दोनों में आ जाएगा, ठीक है, वो आरोप है जो मजिस्ट्रेट के समक्ष इस आशय से किया जाए कि वे संहिता के तहत कार्रवाई करें। और इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं होगी, इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं होगी, है ना। पुलिस रिपोर्ट का अर्थ क्या होता है कि बीएनएस की धारा 193 के 3 के तहत पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट से है। इसे अलग से परिभाषित धारा 2KT में किया गया है ना, धारा 2KT में किया गया है। इसलिए जो है जो पुलिस रिपोर्ट है यह परिवाद नहीं है, यह कंप्लेंट नहीं है। आई बात समझ में, याद रखिएगा। चलिए अब कह रहा है कि मजिस्ट्रेट संज्ञान जो है, मतलब यह जो है कॉन्जेंस या किन आधारों पे ले सकता है, जो मजिस्ट्रेट है यह संज्ञान किन आधारों पे ले सकता है? आपका परिवाद के आधार पे, ठीक, कंप्लेंट के आधार पे, पुलिस रिपोर्ट के आधार पे, या फिर अन्य व्यक्ति की सूचना या स्वज्ञान के, है ना, स्वज्ञान से भी यह जो है संज्ञान ले सकता है। क्या परिवाद केवल लिखित होना आवश्यक है? नहीं, यह मौखिक भी हो सकता है। धारा 2KH बीएनएस में दिया गया है, याद रखिएगा। क्या परिवाद सिर्फ संज्ञेय अपराधों के लिए बनती है? नहीं, यह किसी भी अपराध हेतु बनती है ना, यह किसी भी अपराध हेतु बनती है। असंज्ञेय अपराध की जो पुलिस रिपोर्ट है उसकी भी स्पष्टीकरण यहाँ परिवारवाद मानी जाएगी, याद रखिएगा। बीएनएस 2023 में परिवाद की प्रारंभिक सुनवाई का उल्लेख किस धारा में है? तो आपका धारा 223 का बीएनएस हो जाएगा ना, मतलब बीएनएस की बीएनएसएस की धारा 223 में हो जाएगा। यदि जांच के बाद पुलिस रिपोर्ट केवल असंज्ञेय अपराध को दर्शाए तो यह केस किस रूप में चलेगा? बताइए, तो यदि जांच के बाद जो पुलिस रिपोर्ट है केवल असंज्ञेय अपराध को दर्शाता है, केवल असंज्ञेय अपराध को दर्शाता है, तो वह किस रूप में चलेगा? तो यह जो है उसे परिवाद की केस माना जाएगा, उसे परिवाद की केस माना जाएगा और रिपोर्ट देने वाली पुलिस अधिकारी परिवादी होगा। यह स्पष्टीकरण आपका धारा 2KH में दिया गया है ना, बीएनएस के। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता IPC 1860 का निरसन किस धारा में विनिर्दिष्ट है? चलिए इसको बताइए, तो देखिए जो धारा 358 है, धारा 358 में साफ लिखा है, क्या लिखा गया है? लिखा गया कि द इंडियन पेनल कोड इज हियर बाय रिपेल्ड, यानी 1860 को यहीं से निरस्त किया गया है। किस धारा में कहा गया था? किया गया धारा 358। क्या हो जाएगा? धारा 358, है ना सर, याद रखिएगा। तो देखिए धारा 358 की उपधाराएं बताती हैं, क्या बताती हैं? धारा 358 की उपधाराएं बताती हैं कि IPC के तहत पहले से किए गए कार्य दायित्व दंड जांच लंबित कार्यवाहियां यह प्रभावित नहीं होंगी, वे पुराने कानून के अनुसार जारी रह सकती हैं। ओके सर, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या करें? अगला प्रश्न करें वीएनएस का अध्याय 20 जो है यह किस विषय पर? आपका निरसन और व्यावृत्ति हो जाएगा, रिपील एंड
सेविंग हो जाएगा। बीएनएस औपचारिक रूप से किस कानून का स्थान लेता है? आपका भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 का लेता है। बीएनएस की धारा 357 किस विषय से संबंधित है? बीएनएस की धारा 357 किस विषय से संबंधित? आपका जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू अटेंड ऑन एंड सप्लाई वांट टू हेल्पलेस पर्सन, यानी कि असहाय व्यक्ति की देखभाल हेतु या फिर आवश्यकताओं हेतु अनुबंधन को तोड़ने के विषय पर आधारित है। कौन? धारा 357 है ना। व्यक्तियों की देखभाल, मतलब कैसे व्यक्ति? असहाय व्यक्तियों की देखभाल, है ना, जो जिसका कोई सहाय नहीं, जिसका कोई मतलब सहारा नहीं है, ठीक है। यह जो है 357 की धारा संबंधित है। बीएनएस की धारा 152 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? तो उन्होंने क्या कि धारा 152 की संविधानिकता को चुनौती वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी कर दिया था, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है दस्तावेज की सही परिभाषा चुनिए। दस्तावेज किसको बोलेंगे? चलिए, दस्तावेज बोले तो डॉक्यूमेंट किसको बोलेंगे? बताइए। क्या केवल कागज पर लिखी चीज को? नहीं। क्या केवल रजिस्टर्ड कागज को? नहीं। किसी भी पदार्थ जिस पर अक्षर, अंक, चिन्ह अंकित हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड में भी शामिल हो, उसको बोलेंगे दस्तावेज। क्या बोलेंगे उसको? दस्तावेज, ठीक है। यह किस धारा में दिया गया है? धारा दी है धारा 2 का 8, धारा याद रखिए, ये सब धारा 2 का 8, ठीक है। बीएनएस की धारा 2 के 8 में दिया गया है कि किसी भी जिस पदार्थ पर अक्षर, अंकित, चिन्ह आदि अंकित हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड भी शामिल, उसको दस्तावेज बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? उसको दस्तावेज। इसमें जो है जैसे आपका पीडीएफ हो जाएगा, है ना, ईमेल हो जाएगा, है ना, चैट हो जाएगा, चैट भी आएगा, व्हाट्सअप चैट भी आ सकता है, फर्जी वाला नहीं, रियल वाला, है ना, मैप आ जाएगा, ठीक है, फोटो आ जाएगा और मैसेज का इनबॉक्स आ जाएगा, कॉल डिटेल्स आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आ जाएंगी, है ना, याद रखिएगा। चलिए, आईटी अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में किस परिभाषा में मतलब किस में आईटी अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किस प्रावधान में परिभाषित है? आपका धारा 2(1) के टी में, है ना, 2(1) के टी में आईटी अधिनियम में आया था। 2000 कब आया था? 2000 में, है ना, 2000 में आया था, 2000 में आया था, ठीक है। चलिए, बीएसए 2023 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की एडमिसिबिलिटी किस धारा में है? तो आपका धारा 63 में है बीएसए के, है ना। धारा 63 बीएसए के तहत कंप्यूटर आउटपुट को भी कब दस्तावेज माना जाएगा? जब धारा 63 की शर्तें पूरी हों। जब धारा 63 की मतलब 63 की जो शर्तें हैं वो पूरी हो जाएंगी, तब बिना ओरिजिनल पेश किए भी वह एडमिसिबल है। ओके सर, याद रखिएगा। बीएसए 2023 में इलेक्ट्रॉनिक सबूत के साथ किस प्रकार का सर्टिफिकेट देना होता है? तो उसमें है धारा 63 के 4 के तहत शेड्यूल में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार प्रमाण पत्र। हम भी एक बार किए थे, ठीक है। उसमें अब अगर आप कहेंगे तो हम उसको भी दिखाकर उसमें कौन कौन सा धारा लगवाए थे एक व्यक्ति पर, ठीक है, तो वो हम आपको दिखा देंगे। 3 या 4 धारा लगवाए थे, है ना, 2 साल पहले। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का नागरिक जैसे मान लीजिए कोई है यक्स, अगर विदेश में हत्या करता है, जैसे मान लीजिए श्रीलंका में हत्या करता है, ठीक है, मान लीजिए आप ही हो गए, भाई साहब अभी आपको यूपीएसआई बनना है, अभी तक हत्या नहीं करना है, हत्या अभी नहीं करना है, ओए हत्या थोड़ी करना है ठीक है। उसमें जो है तो मान लीजिए चले गए विदेश में, वहीं आ गया कोई मामला, फंस गया, खराब तेरी मोदी है तो मुमकिन है, नहीं मोदी है मुमकिन नहीं, यहाँ पे धारा लगेगी, ठीक है। बीएनएस 2023 के अनुसार भारत में उसका विचारण जो है कहाँ हो सकता है? अगर भारत का नागरिक है विदेश में, जैसे मान लीजिए श्रीलंका वगैरह में हत्या कर देता है, तो भारत में उसका जो विचारण है, मतलब जो अपराध है वह कहाँ पे पंजीकृत होगा? बताइए, आंसर क्या हो जाएगा? भारत में जहाँ वह पाया जाए या फिर जहाँ अपराध भारत में पंजीकृत हो वहाँ पे, ठीक है। ये सब नहीं होगा। देखिए, भारतीय न्याय संहिता, ध्यान से पढ़िएगा, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की लागू क्षमता विदेश में किए गए अपराधों तक बढ़ती है यदि अपराधी भारतीय नागरिक है। यह बात धारा 1 के 5 में साफ साफ लिखा है। क्या लिखा है कि उसी धारा की दृष्टांत में भी उदाहरण दिया गया है कि विदेश में की गई हत्या का विचारण भारत में जहां अपराधी मिले वहां हो सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस 2023 की धारा 208 कहती है कि विदेश में किए गए अपराध के लिए व्यक्ति के साथ वैसे ही व्यवहार होगा मानो अपराध भारत में हुआ हो, और उसका विचारण उस स्थान पे हो सकता है जहां वह भारत में पाया जाए या फिर जहां अपराध भारत में पंजीकृत हो, परंतु जांच विचारण से पहले केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, याद रखिए, ये सब प्रश्न तो याद होना ही चाहिए भाई साहब, यही सब प्रश्न तो पूछता है क्योंकि आज विदेशी बहुत, मतलब आप लोग विदेश खूब जा रहे हैं। बीएनएस 2023 अबू धाबी कोई चल दिया, कोई दुबई चल दिया, ठीक है, बन जाइए फिर जाइएगा। बीएनएस 2023 में भारत से बाहर किया गया अपराध किस धारा में आएगा? आपका धारा 208 में आएगा, धारा 208 में आएगा, ठीक है। विदेश में किए गए अपराध के विचारण से पहले किसकी स्वीकृति चाहिए? तो केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति प्रोवाइजो बीएनएस की धारा 208 में आएगा। बीएनएस रजिस्टर्ड
विमान पर विदेश में किया गया अपराध किस धारा से कवर होता है? तो आपका बीएनएस धारा 1 के 5 के 20 से लागू क्षमता विकसित होती है। इसमें भारत से बाहर बैठे व्यक्ति द्वारा भारत के कंप्यूटर संसाधन को निशाना बनाने वाला साइबर अपराधी बीएनएस में कवर है। कहाँ पे कवर है? हाँ, कवर है बीएनएस की धारा 1 के 5 के सी के तहत, है ना। सीआरपीसी की धारा 188 पुराना कानून का मूल रूल क्या है? तो उसका मूल रूप है 188 का मूल रूल क्या है? ध्यान दीजिएगा, 188 का मूल रूल है, एक मिनट, क्या मूल रूल है? मूल रूल है कि विदेश में अपराध करने वाले भारतीय नागरिक अथवा भारतीय पंजीकृत पोत या विमान पर गैर नागरिकों को भारत में जहां वह पाए जाए वहां ट्रायल किया जा सकता है, पर पूर्व स्वीकृति आवश्यक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कहाँ पर व्यक्त किया गया है? कहाँ पर व्यक्त किया? तो भाई साहब प्रस्तावना में बोले तो उद्देशिका, है ना, प्रियम्बल में। तो प्रियम्बल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देते हैं। देखिए, जो संविधान की प्रस्तावना है जिसको बोलेंगे प्रियम्बल, ठीक है, इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को ऐसे ऐसे करके दिया है ना। तो उसमें कितने न्याय है? उसमें आएगा न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। ये जो संविधान के उद्देश्य है यह फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। कौन कौन सा? न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ठीक है। इसमें जो समाजवादी है यह आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया। लोकतंत्रात्मक समाजवाद है आपका, यह जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को बताएगा। गांधीवादी और मार्क्सवाद का मिश्रण है, गांधीवादी समाज की ओर झुकाव की बात करेगा, ठीक है। न्याय की बात करते हैं तो न्याय जो है आपका विचार रूसी क्रांति से लिया गया है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखिए, ये सब प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, इजी है, ठीक है। तो प्रियम्बल के बारे में ये तो आपको प्रस्तावना तो याद ही होना चाहिए, ये हम लोग बचपन में याद किया करते थे। भारत का संविधान के उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रस्तावना से संबंधित कुछ सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, अगर आपको ना समझ में आए तो बताइएगा, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि कहाँ से लिया गया है आपका? उद्देशिका में, है ना, प्रियम्बल बोले तो। चलिए अगला देखिए, नीति निर्देशक के किस भाग अनुच्छेद में है? नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग अनुच्छेद में है? भाग 4 में, 36 के 51 में। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग अनुच्छेद में है? भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में। क्या सर्वोच्च न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का अभिन्न अंग माना है? हाँ, केशवानंद भारती हो जाएगा, है ना। केशवानंद भारती के मामले में उद्देशिका की मूल संरचना से संबंध में इसको स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया भाई साहब? तो आपका अनुच्छेद 1 में किया गया है ना। अनुच्छेद 1 में किया गया है। क्या बोले हैं? उसमें बोले हैं कि जो है भारत है, भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? भारत जो है राज्यों का संघ है। इंग्लिश में क्या बोला? इंग्लिश में बोला है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुच्छेद 1 के 2 के अनुसार राज्य क्षेत्रों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आपका जो है प्रथम अनुसूची मिलता है। अनुसूची आपको याद है? 12 अनुसूची, अनुसूचियाँ याद है कि नहीं बताइए। देखिए पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में जो है राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र था उनका राज्य का क्षेत्रीय अधिकार, यानी कि पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ की बात की गई है। दूसरी अनुसूची दूसरी अनुसूची 2 नंबर यानी कि वेतन, है ना। दो मतलब राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वगैरह जो हैं उनके वेतन एवं भत्ते की बात की गई है दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में क्या कहा गया है? तीसरी अनुसूची में तीसरी यानी कि 3 शब्द के आएगा क्या? शपथ, यानी कि जो मंत्री वगैरह हैं, संसद के सदस्य हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वगैरह हैं, सीएजी वगैरह हैं, उनके शपथ की बात की जाती है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन की बात की जाती है चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में एससी एसटी यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन व नियंत्रण की बात की जाती है। छठी अनुसूची में क्या कहा जाता है? छठी अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन की बात की जाती है। सातवीं अनुसूची में क्या कहा जाता है? सातवीं अनुसूची में जो है जो विषय वगैरह हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में कितने विषय आएंगे, कौन कौन से विषय आएंगे, उसमें जो है 7वीं सूची में उल्लेखित किया गया है। 8वीं अनुसूची में जो है भाषा जो है ना, मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान में 22 भाषा है, तो भाषाओं का उल्लेख 8वीं सूची में किया गया है। 9वीं अनुसूची में जो है संविधान संशोधन के बारे में बात की, यानी कि जो अधिनियमित है उनके अधिनियम है यार, उनके विनियमों का विधि मान्यकरण किया गया है।
है नहीं, 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में 10 बहाने करके ले गया दिल, बोले तो दल बदल। दल बदल यानी कि 92वां संविधान संशोधन, उसके तहत मतलब जो है इसमें दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में आएगा। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की जो शक्तियाँ वगैरह हैं, प्राधिकार हैं, उत्तरदायित्व हैं, वह जो है 11वीं अनुसूची में आएगा, है ना। 12वीं में क्या आएगा, 12वीं में नगर पालिका, है ना, नगर पालिका 12वीं अनुसूची में। 74वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ये सब प्रश्न भी याद पूछा जाता है, ठीक है। और 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूची है। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को पंचायती की जो शक्तियाँ हैं उनको 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। और 12वीं जो अनुसूची है वह 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। ये चीज़ आपको याद रखना है ना। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 1 के 2 में जो है क्या राज्य एवं क्षेत्रों का उल्लेख इसमें मिलता है ना। प्रथम अनुसूची में अनुच्छेद 3 के मुख्य दायरे क्या है, इसमें जो है नए राज्य बनाना, सीमा क्षेत्र बदलने की बात की जाती है। अनुच्छेद 34 का दायरा क्या है, अनुच्छेद 34 का दायरा है कि मार्शल लॉ क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए संसद द्वारा जो है प्रतिरक्षण विधि सम्मत ठहराना। अनुच्छेद 1 के 3 के बी में किस इकाई का उल्लेख है, यूनियन टेरिटरी, संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख है ना। तो समय बहुत ज़्यादा हो गया, फटाफट क्वेश्चन करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। कह निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों, पैरा सैन्य बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है। कौन देता है बताइए फटाक से। तो देता है आपका अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 देता है ना, ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला देखिए, ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है अनुच्छेद ये प्रश्न इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 29 का 1 जो है किस अधिकार की गारंटी देता है, आपका विशिष्ट भाषा लिपि संस्कृत वाले नागरिक समूहों को उसके संरक्षित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 31 का 1 का वर्तमान दर्जा क्या है, इसमें जो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के प्रवर्तन के तहत जो है इसमें जो अनुच्छेद 301 का ए है, मतलब 300 का ए है, इसमें जो है यह विधि अधिकार है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार का विचार किस देश के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित होकर अपनाया, ये आपको याद रखना है। मौलिक अधिकार यानी कि कुल मिलाकर कहाँ से आया है, ये आपको पूछ रहा है सीधा एकदम इजी क्वेश्चन में। तो मौलिक अधिकार आया आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से आया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से आया है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। डीपीएसपी कहाँ से आया है, डीपीएसपी कहाँ से आया बताइए, आंसर बताइए इसका। डीपीएसपी आया है आयरलैंड से। कहाँ से आया है, आयरलैंड से आया है ना। चलिए आगे देखते हैं। समय बहुत कम है, नहीं तो अभी हम आपको हर मतलब कौन सा चीज़ किस देश से आया है वो आपको हम अभी करा दें। चलिए वो आपको नेक्स्ट पार्ट में करा देंगे, है ना। देखिए कह रहा डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तो जो है किस देश से लिए गए हैं, तो आपका जो है आपका आयरलैंड से लिया गया है। आपातकालीन जो प्रावधान है किस संविधान से प्रभावित है, आपका जर्मनी से प्रभावित है ना, जर्मनी से याद रखिए। प्रस्तावना में जो है स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, आदर्श यह किससे प्रेरित है, आपका यह फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है, आपको करा भी चुके हैं अभी। संविधान शोधन की प्रक्रिया का जो है 368 का जो मॉडल है किससे संविधान से लिया गया है, तो आपका जो है दक्षिण अफ्रीका से आएगा। कुल मिला के डीपीएसपी आपका आयरलैंड से लिया गया है, आपातकालीन आपका जर्मनी से लिया गया, प्रस्तावना आपका फ्रांस की क्रांति से लिया गया, संविधान शोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ऐसे याद रखिए। चलिए कह रहा है निजी सुरक्षा का मतलब निजी रक्षा का अधिकार की जो प्राकृतिक प्रवृत्ति है यह किस पे आधारित है, यह किस पे आधारित है, आपका जो है आत्मनियंत्रण पे, आत्मसंचलन पे, आत्मसम्मान पे कि आत्म परिरक्षण पे। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्म परिरक्षण पे। देखिए जो निजी का मतलब जो निजी सिद्धांत है, निजी रक्षा का सिद्धांत है, वह इसमें इस बात पे टिका है कि हर व्यक्ति अपने प्राण और शरीर को बचाने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इसे बोलते हैं सेल्फ प्रिजर्वेंस, है ना, प्रिजर्वेंस, ठीक है। इसको बोलेंगे आत्म परिरक्षण। इस कारण दंड विधि प्रत्येक व्यक्ति को निकटवर्ती खतरे में अपने तथा किसी अन्य व्यक्ति के शरीर तथा संपत्ति की परिरक्षा करने का अधिकार देती है। और यह अधिकार अब भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएस में जो है सामान्य अपवाद निजी रक्षा अधिकार के शीर्षक के अंतर्गत निहित है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आत्म परिरक्षण बुनियादी मानवीय प्रवृत्ति है और उचित आशंका होने पर व्यक्ति बचाव में बल का प्रयोग कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है बीएनएस 2023 में निजी रक्षा का अधिकार किन धाराओं में भाई साहब, तो यह जो है धारा 34 से 44 जिसको बोलेंगे साधारण अपवाद में है। कब घातक बल का प्रयोग निजी रक्षा में न्याय संगत हो सकता है, जब हमला से मृत्यु, घोर उपहति, बलात्कार, प्रकृति विरुद्ध, काम तृष्ण की तृप्ति, व्यपहरण या फिर अपहरण आदि की आशंका हो, तब यह हो सकता है निजी मामले में। और सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में निजी रक्षा के निर्देश स्पष्ट किए, तो आपका जो है दर्शन सिंह बनाम पंजाब राज्य। अभी कुछ जो विवाद मामले हैं वो आपको हम कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिए हैं ना, वहाँ से आप काफ़ी इंपॉर्टेंट निर्णय मामले जो है आप वहाँ पे याद कर सकते हैं। वो प्रश्न सीधा यूपीएससी में आ भी सकते हैं, उनमें से आप 2017-2021 का उठा के देखिएगा, वहाँ से प्रश्न आए हुए हैं। निजी रक्षा का अधिकार कब शुरू होता है, तो जो है कब तक चलता है, तो आपका उचित आशंका उत्पन्न होते ही यह शुरू होता है और आशंका की अवधि तक यह चलता है।
चलिए अगला देखिए, अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 किन पर लागू होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 जो है किस पर लागू होता है, तो ये जो है आपका सभी व्यक्तियों पर, केवल नागरिकों पर यह लागू होता है। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय तथा उसके किसी भी अनुभाग पर, उसे जो है किसी भी अनुभाग पर यह लागू होता है ना, याद रखिएगा। चलिए अनुच्छेद 25 का क्या प्रावधान करता है, तो अनुच्छेद देखिए एक वीडियो में हम सब अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं उसको हम करा देंगे, ठीक है, तो उसके लिए आप परेशान होइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की प्रतिरक्षा और सुरक्षा से जुड़े, भारत की प्रतिरक्षा और सुरक्षा से जुड़े संगठन का ध्येय वाक्य उद्यम, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, उद्यम, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी, यह ध्येय वाक्य किसका है। तो ध्येय वाक्य आपका हो जाएगा केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का है। किसका है, सीबीआई का है। आंसर में अगर आप थोड़ा सा वास्तव में यूपीएससी को लेकर सजग हैं और वास्तव में अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं, बस इधर उधर भटकना नहीं चाहते कि मतलब ये वीडियो देखे वो वीडियो देखे, मन में आपके मतलब लग रहा है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अगर ये सब चीज़ों को लेकर है तो आप अभी छोड़ दीजिए, आप अभी छोड़ दीजिए, कोई मतलब है नहीं। अगर लेकिन वास्तव में सजग है और वास्तव में लगेगा कि हम लगे रहेंगे, अंतिम सांस तक टिके रहेंगे, यानी अंतिम समय तक लगे रहेंगे, तो आप इन तीनों का ध्येय वाक्य आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। रियली बता रहा हूँ, ठीक है। जो देगा ना उसके लिए कुछ, उसके लिए गिफ्ट बोलता हूँ, पीडीएफ वही दे देंगे, ठीक है। सबको नहीं, इन लोगों के लिए स्पेशल पीडीएफ देंगे, पेड पीडीएफ देंगे मूल विधि का, मूल विधि एवं संविधान का, ठीक है, दोनों का दे देंगे। तो वास्तव में अगर आप रियल में कर रहे हैं, सजग हैं यूपीएससी को लेकर, तो इन तीनों का ध्येय वाक्य आप लिखिएगा, भले ही गूगल से देख के लिखिए, भले ही चैट जीपीटी से, ठीक है, जेमिनी से देख कर लिखिए, बट लिखिए जरूर, ठीक है। अगर आप वहाँ से आकर यहाँ पे लिखेंगे एक बार ना, तो आपको इसका तो याद रहेगा ही, उद्यम, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा का, ठीक है। ये किसका हो जाएगा, आपका सीबीआई हो जाएगा। तो भारतीय सेना का अनुसंधान और विश्लेषण विंग का, विशेष सुरक्षा बल एसपीजी का भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी और अगर आप एड ऑन करना चाहते हैं, आपको लगे कि आ सकता है, तो उसको भी आप लिख दीजिएगा, अति उत्तम है, ठीक है सर। चलिए तो ये सब तो हो गया मान लीजिए। चलिए हाँ, सीबीआई का जो ये ध्येय वाक्य है, ध्येय वाक्य इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी और इंटीग्रिटी को किस संस्थापक के निदेशक ने प्रतिपादित किया था, आपका डीपी कोहली हो जाएंगे, डीपी कोहली हो जाएंगे। रॉ किस वर्ष स्थापित होती है, राज्य जो है 1968 में स्थापित होती है, 1968 में। और रा के परिवहन विभाग कौन हो जाएंगे, आपका कैबिनेट सेक्रेटरीट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को असंवैधानिक ठहराने वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किस तारीख को निर्णय सुनाया था, आपको बताना है। तो आपका हो जाएगा सीधा सीधा दिख ही भी रहा है आपको, देखिए क्या 24 मार्च 2015 को, 24 मार्च 2015 को, ठीक है। तो एक विवाद था, एक विवाद था श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। कौन सा था, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, है ना। तो जो श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ था, इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह, जो धारा 66 का ये था उसको जो है धारा, सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल बनाम जो भारत संघ का वाला मामला, उसमें जो है धारा 66A के तहत इसको पूरी तरह रद्द कर दिया। कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि जो धारा की मतलब यह जो धारा है, जो 66 का ये धारा है, यह पूरी तरह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का है, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यह उल्लंघन करती है, ठीक है। और इसका जो है आर्टिकल जो 19 का 2 है उसके तहत इसको युक्तियुक्त निबंधन के रूप में बचाया नहीं जा सकता। ये सब बातें उसमें कही गई हैं। आपको समझ में आ रहा है कुछ बात, टर्म वगैरह समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। तो याद रखिए कि सूचना प्रौद्योगिकी, आप ये याद रखिए कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को असंवैधानिक ठहराने मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किस तारीख को यह मतलब फैसला सुना था, आपका 24 मार्च 2015 हो जाएगा, 24 मार्च 2015 का। चलिए इसे क्वेश्चन ये याद रखिए आप कि श्रेया सिंघल का जो केस का निर्णय है, यह किसने लिखा था, श्रेया सिंघल केस का निर्णय किसने लिखा था, बहुत विवादित मामला था, यह न्यायमूर्ति RF नारीमन ने लिखा था, है ना। पीठ में न्यायमूर्ति उसमें चेलमेश्वर भी थे, ठीक है। और श्रेया सिंघल के फैसले में कौन सी धारा बरकरार रही, तो उसमें धारा 59 का ए बरकरार रही, 59 का ए बरकरार रही, ठीक है। वेबसाइट ब्लॉकिंग की प्रक्रिया सुरक्षाओं सहित इसमें वैध मानी गई। धारा 66 के निरस्तीकरण के बावजूद दुरुपयोग रोकने हेतु सुप्रीम कोर्ट ने कब निर्देश दिए, तो आपका निर्देश देते हैं 12 अक्टूबर 2022 को लागू पालना के लिए 5 निर्देश जारी करते हैं, ठीक है सर, याद रहेगा। चलिए बाकी और इंपॉर्टेंट नहीं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि पहली शादी के रहते धर्म परिवर्तन कर दूसरी शादी करना दंडनीय अपराध, पहली शादी के रहते धर्म परिवर्तन कर दूसरी शादी करना दंडनीय अपराध आईपीसी की धारा 494 या बीएनएस की धारा किसमें, धारा 82 के 1 में, है ना, 82 के 1 में। और 82 के 1 में मतलब यह अपराध है और ऐसी दूसरी शादी शून्य, जिसको बोलेंगे वाइड मानी जाएगी। तो किस मामले में कहा गया है, कुल मिला के ये पूछा है। इसका क्वेश्चन करने का मतलब यह है कि अगर आपकी शादी एक बार हो चुकी है, ठीक है, और आप धर्म परिवर्तन करके दूसरी शादी कर रहे हैं, जैसे कि अभी जिनका जो दिवंगत हुए हैं धर्मेंद्र जी, तो धर्मेंद्र जी 2 शादी किए थे ना, याद है। तो फिर क्या हुआ था, पहली शादी के बाद उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था कि नहीं किया था, धर्म परिवर्तन किया था कि नहीं किया था, बताइए आपका क्या कहना है।
हेमा मालिनी से जब शादी वगैरह हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहली शादी के रहते मतलब हो गया है, इसके बाद दूसरी आप धर्म परिवर्तन करके दूसरी शादी करना चाहते हैं और कर रहे हैं, तो उसमें जो यह दंडनीय अपराध है यह कौन सा मामला है, किस मामले में कहा था? तो मामला हो जाएगा आपका सरला मुदगल बनाम भारत संघ। क्या हो जाएगा? सरला मुदगल बनाम भारत संघ। देखिए एक हिंदू विवाह अधिनियम आती है, हिंदू विवाह अधिनियम आता है आपका 1955 में। कब आता है? हिंदू विवाह अधिनियम आता है 1955 में। उसमें 1955 के तहत एक धारा आती है, धारा 5 का आई, धारा 5 का आई, धारा 5 का आई क्या कहती है? कहता है कि विवाह के समय पति पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। ऐसे मामले में अगर आप धर्म परिवर्तन करके फिर से शादी करें तो उसमें मालूम जो पहली वाली पति या पत्नी होगा उसमें वह जीवित नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए अगर रहते हैं तो धारा 11 के तहत, धारा अगर पति पत्नी जीवित रहते हैं तो धारा 11 के तहत यह जो है उल्लंघन, इसका जो है उल्लंघन होता है। तो इस उल्लंघन के अगर उल्लंघन हो गया तो जो दूसरी विवाह तो वह जो क्या हो गया, वह शून्य हो गया, यानी अमान्य घोषित हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। तो लेकिन ये जो सरला मुदगल बनाम भारत संघ मामला है, इसमें क्या कहा जाता है? इसमें कहा जाता है कि जो ये कब हुआ था? आपको हुआ था 1995 में। कब हुआ था? 1995 में हुआ था ना। इसमें कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने मतलब इसमें कहा था कि यदि एक हिंदू पति केवल दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अगर कबूल कर ले तो पहली शादी स्वतः समाप्त नहीं होती है। याद रखिएगा, यदि एक हिंदू पति जो है उसको वो दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम धर्म कबूल कर लेता है तो जो पहली वाली शादी होती है वो समाप्त नहीं होती है, दूसरी शादी शून्य होती है, दूसरी शादी शून्य होती है। तो उसमें आईपीसी की धारा उस समय कौन सा लगता था? उसमें आईपीसी की धारा 494 लगता था। क्या लगता था? 494 आईपीसी की धारा लगता था। और वर्तमान में बीएनएस की धारा कौन सा लग जाएगा ऐसे मामले में? तो उसमें धारा 82 का ए लगेगा, बीएनएस की धारा। आईपीसी भी याद रख लीजिए और बीएनएस भी याद रख लीजिए। आईपीसी का 494 लगेगा और बीएनएस का 82 का 1 लगेगा। ये चीज़ याद रखिएगा। समझ में आ रही बात की नहीं? लेकिन अगर एक धारा आती है, धारा 494, कौन सी धारा? आईपीसी की धारा 494 या फिर 82 का 1, वह क्या कहता है कि पति पत्नी यदि जीवित रहते कोई ऐसा विवाह करे तो विवाह शून्य माना जाता है। निश्चित सी बात है, समझ में आएगी बात? तो ये मामला जो है आपका सरला मुदगल बनाम भारत संघ हो जाएगा, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि आईपीसी की धारा 494, बीएनएस की धारा 82(1) के तहत अधिकतम कितनी सजा है? अधिकतम का 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना भी है। करिएगा मत भाई साहब। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 17 क्या कहती है? कहती है कि यह द्विविवाह शून्य है, अगर 2 विवाह कर रहते हैं वो आपका शून्य है, ठीक है। और आईपीसी 494, 495 के तहत मतलब मामला था, ठीक है। लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2000 का प्रमुख निष्कर्ष क्या था? धर्म परिवर्तन पहली शादी खत्म नहीं करता। देखिए इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। लिली थॉमस बनाम भारत संघ का प्रमुख निष्कर्ष क्या था? इसका था कि धर्म परिवर्तन पहली शादी खत्म नहीं करता, दूसरी शादी पर बीएनएस की धारा 82 का 1 लागू हो जाती है और दूसरी शादी खत्म होती है, ठीक है। तलाक के दिन की गई दूसरी शादी पर केरल हाईकोर्ट का रुख क्या रहा? ये आप बताइए। अगर तलाक जिस दिन हुआ उसी दिन भाई साहब दूसरी शादी कर ले, तो सुबह तलाक देकर आए, शाम को शादी कर ले रहे हैं, तो उसी दिन कर रहे हैं। अपील अगर लंबित न हो तो उसी दिन की दूसरी शादी स्वतः अवैध नहीं। वैधता अपील कानूनी तौर पर जो है चुनौती पर निर्भर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मजा आया? कुछ नहीं आया? कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं। शादी वादी मत करिएगा दोबारा, बस एक ही करना है। मजदूरी वेतन के अंतर्गत अनुलाभ की कर उपचार, इसको बोलेंगे टैक्स ट्रीटमेंट, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः कर नॉन टैक्सेबल माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है भाई साहब? माना जाता है वही एम्प्लॉयड स्पॉन्सर्ड जॉब ट्रेनिंग, जिसको बोलेंगे नियोक्ता द्वारा की गई नौकरी उन्मुख प्रशिक्षण, है ना। चलिए ये प्रश्न क्या कर रहा है कि आयकर नियम 1962 का नियम 3 जो है किस विषय संबंधित है? आपका जो है यह अनुलाभ संबंधित है ना। अनुलाभ के मूल्यांकन के नियम को यह बताता है, ठीक है। क्या महंगाई भत्ता कर योग्य है? महंगाई भत्ता वेतन का भाग है और यह पूर्णतः कर योग्य है। क्या समयोपरि भत्ता का कर योग्य है? समयोपरि भत्ता अतिरिक्त काम का पारिश्रमिक होता है, यह पूरी तरह कर योग्य होता है, यह भी कर योग्य होता है। क्या भोजन लंच भत्ता यदि नगद रूप में लिया जाए तो क्या यह कर योग्य? हाँ, यह भी माना जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? भाई अगला प्रश्न कह रहा है कि मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 ने मूल अधिनियम के अधिकांश दंडात्मक प्रावधानों में संशोधन किया। वह मूल अधिनियम वर्ष कब अधिनियमित हुआ? मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 ने मूल अधिनियम के अधिकांश दंडात्मक प्रावधानों में संशोधन किया है। वह मूल अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? कब होता है? 1988 में। मोटरयान अधिनियम 1988, है ना। देखिए मूल कानून कौन सा था? मूल कानून मोटरयान अधिनियम कौन सा है? मूल कानून अधिनियम है मूल जो कानून है 1988 वाला है ना। इसको कब मतलब अधिनियमित किया गया था? इसको किया गया था 14 अक्टूबर
14 अक्टूबर 1988 को, 14 अक्टूबर 1988 को इसको अधिनियमित किया गया था। और इसको लागू कब किया गया था बताइए। 2 प्रश्न यहाँ से आप याद रखिएगा, ये प्रश्न आपका पूछा जाता है, मोटरयान अधिनियम संबंधित है, ठीक है। तो इसका तो हो जाएगा मान लीजिए 1988 में, है ना। 2 प्रश्न याद रखिएगा। पूछता क्या है कि इसको अधिनियमित कब किया गया था, तो डेट याद रखिएगा 14 अक्टूबर 1988 को अधिनियमित। और लागू बोले तो लागू कब किया गया था, तो लागू किया गया था 1 जुलाई 1989 को, 1 जुलाई 1989, 1 जुलाई 1989 को यह लागू किया था। यही मूल अधिनियम है जिसे बाद में 2019 में संशोधन हुआ था, ठीक है। 2019 में काफ़ी संशोधन हुआ था। इसमें जो सड़क सुरक्षा को मजबूती को लेकर काफ़ी सारी मतलब जुर्माने, दंड ये सब बढ़ाए गए थे, है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है हिट एवं रन मृत्यु क्षतिपूर्ति, इसको बोलेंगे वर्तमान मतलब हिट एंड रन मृत्यु क्षतिपूर्ति वर्तमान स्कीम के तहत यह कितनी है, तो मृत्यु पर आपका जो है लगभग 2 लाख रुपए और गंभीर चोट पर आपका 50,000 रुपये दंडनीय है। गुड समर्थन किस तिथि को अधिसूचित हुआ, तो आपका है गुड समर्थन जरूरतमंदों की मदद करने वाले की रक्षा हेतु 29 सितंबर 2020 को यह जो है प्रकाशित हुआ। इसके अंतर्गत जो है नाम पहचान बताने वाले को आदि को जो है बाध्य नहीं किया जा सकता। धारा 177 जनरल पेनाल्टी का उद्देश्य क्या है, सामान्य उल्लंघनों पर दंड 2019 संशोधन के बाद यह बढ़ती है। मूल अधिनियम संख्या एक्ट नंबर मतलब मूल अधिनियम का संख्या 1 नंबर क्या 1988 का, वही एक्ट संख्या 59 हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए सीबीआई का दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। सीबीआई कह रहा है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई यह किस प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है, आपको बताना है। क्या गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय, तो यह करता है डीओपीटी मिनिस्टर का, डीओपीटी मिनिस्टर का, डीओपीटी के बोले तो कार्मिक मंत्रालय, क्या हो जाएगा कार्मिक मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय। सीबीआई की स्थापना अगर आप बता दीजिए कब हुआ था, सीबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो सीबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1963 कब होती है, 1 अप्रैल 1963 को होती है ना। चलिए सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को होती है। भारत सरकार के संकल्प के द्वारा सीबीआई किस अधिनियम से जांच की सकती होती है, आपका दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत, ठीक है। पीसी एक्ट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के मामलों में सीबीआई पर जो अधीक्षण किसके पास रहता है, आपका यह जो है रहता है धारा 4 के अनुसार, है ना, सीबीसी के पास। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति किस समिति पर सिफारिश होती है, तो आपका जो प्रधानमंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उनके नामित न्यायाधीश वाली समिति के आधार पर, है ना। सीबीआई की इंटरपोल समन्वय भूमिका किस आधार पर बताई जाती है, यह भारत के नोडल एजेंसी होती है, यह सीबीआई के सरकारी जो पोर्टल होता है उस पर होता है। अगला प्रश्न क्या रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए 1980 की संवैधानिक वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख निर्णय किस वर्ष और कितने न्यायाधीश द्वारा जो है दिया गया था, तो कितने न्यायाधीश द्वारा दिया गया था, आपका दिया गया था 1982 में 5 न्यायाधीशों के द्वारा, 1982 में 5 न्यायाधीशों के द्वारा यह दिया गया था, ठीक है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए बोले तो एनएसए 1980 के संवैधानिक वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख निर्णय किस वर्ष और कितने न्यायाधीशों द्वारा, तो 1982 में 5 न्यायाधीशों द्वारा। कौन सा मामला था, मामला था ए के राय बनाम भारत संघ, ए.के. राय, इसका आंसर तो हो जाएगा। मामला कौन सा था, मामला था ए.के. राय बनाम भारत संघ, ठीक है, ए.के. राय बनाम भारत संघ, ठीक है। इसमें जो है 5 न्यायाधीश और 1982 में यह किया गया था। चलिए अच्छा ये प्रश्न देखिए ध्यान से। खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में 1962 में क्या घोषित हुआ, इसमें यह घोषित हुआ कि पुलिस के रात में घर घर जाकर निगरानी को यह जो है असंवैधानिक माना गया, क्योंकि यह जो है निजता के अधिकार के लिए यह जो है महत्वपूर्ण निर्णय था, ठीक है। तो खड़क सिंह बनाम जो उत्तर प्रदेश वाला मामला है 1962 में, इसमें जो है पुलिस रात में घर जाकर निगरानी अगर करे इसको असंवैधानिक माना है, ठीक है, क्योंकि यह निजता के अधिकार पर यह जो है उल्लंघन था, ठीक है। सुनील बत्रा ईटीसी बनाम दिल्ली प्रशासन एवं अन्य 1978 से क्या सिद्ध होता है, सिद्ध होता है कैदियों के मौलिक अधिकार सुरक्षित हैं और मानवीय व्यवहार पर उचित व्यवहार पर इसमें जोर दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए भाई साहब, अगला प्रश्न कह रहा है अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के भू राजस्व प्रशासन में सही पदानुक्रम नीचे से ऊपर कौन सा होगा, नीचे से ऊपर कौन सा होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो नीचे सबसे पहले आपका गांव आएगा, तो बी पहले नीचे आ जाएगा, बी, ठीक है। बी के बाद गांव के बाद क्या आएगा बताइए, गांव के बाद आपका तहसील आ जाएगा, है ना। बी के बाद अभी ए हो जाएगा, गांव के बाद तहसील हो गया, तहसील के बाद आपका मंडल आ जाएगा, तहसील के बाद
मंडल आएगा नहीं, तहसील के बाद आपका जिला आ जाएगा पहले, ठीक है, जिला, और जिला के बाद तब आपका मंडल आ जाएगा, BADC, BADC ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है, याद रहेगा। तो देखिए जो जो गांव होती है, याद रखिएगा, जो गांव होती है, गांव गांव क्या होती है, ये सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, गांव जो है सबसे छोटी इकाई होती है। देखिए गांव राजस्व की सबसे छोटी इकाई होती है, यहाँ पे भूलेख खसा खतौनी का अधिकार बनता है। तहसील तालुका को सब डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि उत्तर प्रदेश, चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहा है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में डिवीजन की संख्या कितनी है, डिवीजन यानी कितने मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, 75 ज़िले हैं। तहसील तालुका किस स्तर की इकाई आपका सब डिस्ट्रिक्ट इकाई है ना। जिले के प्रमुख प्रशासक कौन होता है, आपका जिलाधिकारी जिसको बोलेंगे कलेक्टर होता है। मंडल स्तर पर प्रमुख अधिकारी कौन होता है, मंडलायुक्त होता है, डिवीजन कमिश्नरेट, ठीक है। तहसील और तालुका का समानार्थी क्या हो जाएगा, हाँ कई राज्यों में दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, कई जो है राज्यों में एक दूसरे के मतलब एक दूसरे का स्थान पर ही प्रयुक्त होते हैं, चाहे उसको तहसील बोले चाहे तालुका बोले। उत्तर प्रदेश का राजस्व प्राधिकार कानूनी अधिकार कौन सा अधिनियम देता है, आपका उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 और इसके नियम 2016 में। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न देखिए, भारतीय भूमि अधिग्रहण कानून, भारतीय भूमि अधिग्रहण कानून मूलतः किस सिद्धांत पर आधारित है, मूलतः किस सिद्धांत पर आधारित है आपको बताना है। तो भारतीय भूमि अधिग्रहण का जो वैज्ञानिक आधार है, कौन सा आधार है, वैज्ञानिक अधिकार है सर्वोपरि डोमेन, इमिनेंट डोमेन, है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि राज्य जो है पब्लिक पर्पज़ के लिए कानून बनाकर निजी संपत्ति ले सकता है, पर विधि द्वारा मुआवजे के साथ। जैसे हमारे गांव में अभी हाईवे निकल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों को मुआवजा मिल रहा है। एक लोगों को 1,80,00,000 रुपए मिला, 1,80,00,000 रुपए, ठीक है, 4 गुना पैसा मिल रहा है सर्कल रेट के हिसाब से। तो हमारे गांव का सर्कल रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इस हिसाब से उनको पैसा कितना मिल रहा है, 1,80,00,000 रुपए। बात समझ रहे बात को, एक लोगों को इतना पैसा कभी देखे भी नहीं होंगे, हैं, समझ रहे बात को। तो भाई साहब जीवन में कुछ करो ना करो, ज़मीन जरूर लो, ठीक है। तो भारतीय भूमि अधिग्रहण कानून मूलतः किस सिद्धांत पर आधारित है, सर्वोपरि डोमेन के आधार पे, ठीक है। और भारत में जो अब यह शक्ति है, यह आपका मूल अधिकार नहीं है, बल्कि यह कानूनी अधिकार हो गई है। अनुच्छेद 300A के तहत, अनुच्छेद 300A के तहत यह मूल अधिकार नहीं, कानूनी अधिकार बन गई है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार बिना वंचित नहीं किया जाता, ठीक है सर, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। तो कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू सो मच, ठीक है। और थोड़ा सा प्रोत्साहन के लिए कर दिया करिए, कमेंट अच्छा सा बताइएगा कि कैसा लगा। कुछ